बच्चों ये है आपका लेक्चर 216 एंड वी आर अगेन डूइंग योर साइंस। साइंस में वी वर डूइंग द चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस चैप्टर कर रहे थे हम लोग आपकी साइंस में, साइंस की एनसीईआरटी में से एक्सप्लेनेशन देख रहे थे एंड वी हैव कैप्ट दैट चैप्टर इन बिटवीन एंड फिर हम कोई और सब्जेक्ट करने लगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ दैट चैप्टर ओनली जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। दिस चैप्टर इज इन योर साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो आपको करना है पेज नंबर 99 आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से, ठीक है। सो हमने 98 तक रीड कर लिया था, आज हम 99 से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज 99 निकालें एनसीईआरटी। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? सो देखो एंशियंट टाइम्स में आपने देखा कि लेंथ ऑफ अ फुट, विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। सो हमने जब साइंस का पहले ये चैप्टर किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो पुराने यूनिट्स हैं, पुराने टाइम की यूनिट्स हैं, वो चीज़ें नापने के लिए काम आते हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ अ फुट, आपके पैर आप यूज़ करते हो कुछ नापने के लिए। विड्थ ऑफ अ फिंगर, उंगलियां यूज़ करते हो। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, और आपके कदम, ठीक है। सो ये सब यूज़ करते हो आप जब भी कुछ मेजर करना होता है पिछले ज़माने के हिसाब से। जो लोग होते थे, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकावेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। सो जो लोग थे, इंडस वैली सभ्यता के लोग थे, इंडस वैली सभ्यता के लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मेजरमेंट्स यूज़ किए होंगे, लंबाई के बहुत अच्छे अच्छे लेंथ के मेजरमेंट्स यूज़ किए होंगे। सो जब खुदाई की गई तो खुदाई करने के बाद, एक्सकावेशन करने के बाद हमें सबूत मिले कि जो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो निकले। खुदाई करके हमें परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस निकले। So the people of Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we use evidence in excavations of perfectly geometrical constructions. So a cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length. So इजिप्ट में क्या यूज़ किया जाता था? इजिप्ट में लंबाई मापने के लिए एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक लंबाई यूज़ की जाती थी। एल्बो मतलब ये एल्बो से लेके फिंगर टिप, ठीक है। सो एल्बो से लेके फिंगर टिप एज अ लंबाई यूज़ की जाती थी तो एंशियंट इजिप्ट में, और वो ये एक्सेप्ट की गई लेंथ एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देश के बाकी हिस्सों में भी इसे एक्सेप्ट किया गया। सो क्यूबिट कहाँ यूज होती थी? क्यूबिट मतलब एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक की लंबाई। इसके बाद पीपल ऑल्सो यूज्ड, और लोगों ने क्या यूज किया? सो पीपल ऑल्सो यूज्ड फुट, पैरों का इस्तेमाल किया एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद लोगों ने क्लोथ मतलब कपड़ा। So people measured a yard of cloth by the distance between the end of outstretched arm and their chin. कपड़े को कैसे मापते थे? आउटस्ट्रेच आर्म और चिन के बीच का डिस्टेंस, मतलब अपने हाथों से लेके अपने चिन तक के डिस्टेंस से वो कपड़ा मापते थे, ठीक है। सो यार्ड कैसे माप, ये रोमन यूज करते थे ये तरीका। रोमन कुछ लोग यार्ड क्लोथ को कैसे नापते थे? एंड ऑफ आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन। जो रोमन्स थे, रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। सो रोमन कैसे मेजर करते थे? वो लोग स्टेप्स से मेजर करते थे। सो रोमन्स किससे मेजर करते थे कपड़ा? द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। रोमन्स अपने पैरों से कपड़ा मेजर करा करते थे, ठीक है।
सो एंशियंट इंडिया में जो छोटे छोटे लेंथ मेजरमेंट्स हैं वो अंगुल, मुट्ठी, ठीक है। सो जो छोटे छोटी चीजें अगर मेजर करनी हो तो फिंगर यूज करी जाती थी या मुट्ठी यूज करी जाती थी पुरानी इंडिया में। बहुत पुरानी बात है ये हमारी इंडिया की। सो आज भी आप देखोगे जो फ्लावर बेचने वाले लोग होते हैं वो लोग वो जो मालाएं तैयार करते हैं वो अपना उस माला तैयार करने के लिए अपना हाथ यूज करते हैं। सो आज भी बहुत सारे लोग चीजें नापने के लिए अपने हाथ का, पैर का, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। पर आपको पता है कि सबके बॉडी पार्ट्स सेम नहीं होते। जो साइज होती है सबके बॉडी पार्ट्स की वो डिफरेंट होती है। सो इससे दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। सो इससे क्या हो सकता है, इससे मेजर करने में कंफ्यूजन हो सकती है। दिस मे हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. So इसी से ही निपटने के लिए, मतलब पहले सब लोग अपना अपना बॉडी पार्ट यूज करते थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जैसे चाइनीज थे वो कुछ यूज करते थे, फिर इंडिया वाले कोई तरीका यूज करते थे। सो कोई तरीका मापने का यूज करता था। सो 1790 में जो फ्रांस वाले लोग थे उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उस सिस्टम का नाम है मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। 1790 में फ्रांस वालों ने सिस्टम क्रिएट किया मैट्रिक सिस्टम। सो यूनिफॉर्मिटी के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। The system of units now used is known as Internal System of Units, SI units. So यूनिफॉर्मिटी के खातिर, यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सब जगह एक जैसा ही व्यवहार रहे, सब जगह एक जैसा ही रहे। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड। सो साइंटिस्टों ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने have accepted a set of standard unit of measurement. So सब जगह एक जैसा ही सिस्टम यूज हो तो साइंटिस्टों ने have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as International System of Units. So ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया है साइंटिस्ट ने उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है। सो जो द SI यूनिट ऑफ लेंथ है वो है मीटर। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर। सो ऑल्सो अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। सो यहाँ देखो ये है एक मीटर स्केल। सो ऑल्सो शोन इन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो आप 15 सेंटीमीटर की ये जो स्केल है ये भी आप यूज करते हो, ठीक है। ये एक मीटर स्केल है, बड़ी स्केल है, और ये 15 सेंटीमीटर की स्केल जो आपकी कंपास में पड़ी होती है, ज्योमेट्री में पड़ी होती है। सो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। मतलब एक मीटर किसके बराबर है, 100 इक्वल डिविजन्स, मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So each centimeter has 10 equal divisions called millimeter, और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। सो मतलब 1 मीटर डिवाइड होता है 100 इक्वल डिविजन्स में जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, और हर सेंटीमीटर 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। अगर आपको बहुत लंबे लॉन्ग डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं सो मीटर कन्वीनियंट यूनिट नहीं है।
सो अगर आपको कुछ लंबा आपको कैलकुलेट करना है, सो आपको किलोमीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ किलोमीटर इज यूज्ड, ठीक है। छोटा डिस्टेंस है तो मीटर और सेंटीमीटर यूज होगा। मीटर क्या होता है, मीटर छोटा यूनिट होता है लेंथ का, उससे छोटा यूनिट सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। और आपको अगर लार्ज डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हो तो वो होता है किलोमीटर, ठीक है। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब क्या, नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। सो आप सारी अपनी मेजरमेंट एक्टिविटीज रिपीट कर सकते हैं अगर आप एक स्टैंडर्ड स्केल यूज करें और आप SI यूनिट्स यूज करें। सो आपको ये सब करने से पहले आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। सो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो in our daily life we use various types of measuring devices. So we use a meter scale. So हम हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें हम बहुत तरह की मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। So we use a meter scale for measuring length. So हम रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। So हम क्या यूज करते हैं, हम स्केल यूज करते हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी लंबी सी स्केल होती है, वो हम यूज करते हैं जब हमको किसी चीज की लंबाई मापनी हो। फिर टेलर है, टेलर यूज करता है टेप, एक टेलर टेप यूज करता है। और एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो मीटर रॉड यूज करता है, वो रॉड यूज करता है। सो अगर आप लेंथ नापना चाहते हो एक ऑब्जेक्ट की, सो आपको एक सूटेबल डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। जैसे टेलर है वो टेप यूज करता है, वो स्केल नहीं यूज करता। क्लॉथ मर्चेंट है, मीटर रॉड, वो एक डंडा यूज करता है, वो कोई टेप नहीं यूज करता, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या यूज करना है। माप तो सब देंगे पर आपको पता होना चाहिए आपके लिए अच्छा क्या है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। तो आपको सुटेबल डिवाइस यूज करनी है। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस। जैसे कि टेलर है, अब सपोज टेलर स्केल यूज कर रहा है, सपोज कि टेलर सोचता है मैं स्केल से मापूंगा, तो ठीक है पूरा वो लंबाई तो माप लेगा पर चौड़ाई कैसे मापेगा। जैसे भाई कमर कैसे मापेगा, ठीक है, कमर वगैरह कैसे मापेगा, उसके लिए तो फिर उसे इंच टेप ही लगेगी, ठीक है। सो इस तरह से उसके लिए टेप ज्यादा यूजफुल होगी। तो आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या ज्यादा यूजफुल होगा, स्केल, टेप या मीटर रॉड। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। सपोज आपको कोई पेंसिल की लेंथ मापनी है, सो उसके लिए आप बिल्कुल आपकी जो छोटी सी स्केल है आपकी कंपास बॉक्स में। सो बच्चों देखो ये जो स्केल है, तो देखो ये स्केल हमें कैसे रखनी है। स्केल जैसे अब सपोज मेरे को ये नापना है सपोज, ठीक है। सो मुझे ये नापना है तो मैं स्केल कैसे रखूंगी, एकदम ऐसे सीधी रखूंगी, ठीक है, टेढ़ी नहीं रखनी है, से सीधी रखूंगी, ठीक है। ऐसे टेढ़ी ऐसे नहीं रखूंगी, ऐसे कैसे नापूंगी, ऐसे एकदम स्ट्रेट। सो यहाँ लिखा हुआ है कोई भी चीज को मेजर करने के तरीके कैसे मेजर कर सकते हो। सो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पहली चीज हमें क्या देखना पड़ेगा, प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। सो कॉन्टेक्ट में रखो, ठीक है। सो इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ
पहली चीज हमें ये करनी है कि हमें बिल्कुल लगा के रखना है ऑब्जेक्ट के साथ स्केल को। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है हमें? दूसरी चीज, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, you may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking a measurement from zero. So कई बार देखो कई लोगों का स्केल टूट जाता है, जीरो टूट जाता है। अगर आपका भी ऐसी स्केल में जीरो टूटा हुआ है तो आप 1 से लेना चालू करो मेजरमेंट, ठीक है। वैसे हम 0 से ही लेते हैं, पर सपोज ये टूटा हुआ है तो फिर यहाँ से मत लो, आप फिर 1 से लो, ठीक है, वैसे गिन लेना। इन सम स्केल्स द एंड्स में भी ब्रोकन, कई बार टूटी हुई स्केल्स होती हैं, आपको जीरो मार्क दिखेगा नहीं। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो, ठीक है। ऐसे केस में आप जीरो से मेजरमेंट मत लो। अच्छा, यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। आप कोई भी फुल मार्क, मतलब 1 ले सकते हो, 2, जैसे मैंने आपको बोला, आप कोई भी मार्क यूज कर सकते हो। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, फिर सिंपली आपको माइनस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। Therefore length of the object is 14.3 minus 1, so 13.3, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ ये स्केल है, आपने 1 से चालू किया इसको नापना, ठीक है। जैसे 0 आपका टूटा हुआ है, खैर मेरा टूटा हुआ नहीं है, अगर भाई 0 से भी करती हूँ तो भी चले। सपोज 0 से कर रही हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, इसका मेजरमेंट 14 दिखा रहा है, ठीक है। मैं कहूँगी 14 सेंटीमीटर, पर सपोज कि मेरा जो 0 से 14 हुआ, ठीक है, पर सपोज कि मेरा ये टूटा हुआ है 0 वाला पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ 1 से मेजर करूँगी सीधा, ठीक है। यहाँ 1 से मेजर करूँगी तो देखो 15 दिखा रहा है। 15 माइनस 1 क्या होगा? 14, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जब ऐसा करो, पर 0 से करोगे तो कुछ मेहनत नहीं। 0 से नापोगे तो जो लास्ट होगा डिजिट वही आपका लेंथ होगा, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट है, थर्ड चीज क्या करना है, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। और आप जब मेजरमेंट ले रहे हो, आपकी आंखें भी सही जगह होनी चाहिए। आप कहीं देख रहे हो कहीं नाप रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. आपकी आंख बिल्कुल उसके सामने होनी चाहिए पॉइंट के। ये इसको दिखाने के लिए आपको अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे पहली चीज जो फर्स्ट पॉइंट लिखी थी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ स्केल एकदम लगोलग होनी चाहिए, ठीक है। स्केल एकदम लगोलग है, ये टेढ़ा है, ठीक है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, ठीक है। ये करेक्ट है और ये है इनकरेक्ट। फिर ये बी पार्ट है। बी पार्ट में देखो यहाँ पे दूसरा है कि अगर टूटा हुआ भाग है तो उस टूटे हुए भाग को ना रख के आगे वाले नंबर से रखो, ठीक है। तीसरा है कि नंबर एकदम सीधाई में देखो। भाई जैसे अगर मेरा ये नंबर है तो मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट देखूँ, ऐसे टेढ़ा ऐसे देखूंगी तो मुझे गलत नंबर दिखेगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट देखने का कि नंबर सीधा दिखे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप चीजों की मेजरमेंट लेते हो तो, ठीक है। अच्छा, हम अब एक्टिविटी 3 देखेंगे। बच्चों अब हम पेज 101 पे आगे कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी 3 के साथ। तो ये आपने 3 रूल्स देखे कि जब भी आपको कैलकुलेट करनी है कोई भी चीज आपको क्या ध्यान रखना पड़े। अभी एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करने बोली है कि आप अपने किसी दोस्त की हाइट नापो अपने हाथों से, मतलब हैंड स्पैन मतलब इस तरह से, ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके नापो उसकी पूरी हाइट, भाई 1 फिर ऐसे करके,
और दूसरा है एक स्केल से उसकी हाइट नापो, जैसे ये स्केल है ऐसी बड़ी सी स्केल से उसकी हाइट नापो। तो आप इन दो तरीकों से हाइट नापो। सो फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। सबसे बेस्ट तरीका है किसी की लंबाई नापने का, उसको बोलने का कि वो वॉल के साइड, वॉल की तरफ खड़ा हो जाए, पीछे होके खड़ा हो, ठीक है, बैक की तरफ से खड़ा हो। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। फिर वॉल पे मार्क बना दो बिल्कुल उसके सर के ऊपर। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड्समैन एंड देन विद द मीटर स्केल। अब क्या करो, फ्लोर से लेके उस मार्क तक आप वॉल पे नापो, ठीक है। फ्लोर से लेके वॉल तक नापो अपने हाथ से, और फिर हाथ से भी नापो और फिर मीटर स्केल से भी नापो। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस। सो सब ऐसे करें, मतलब एक बारी आपके दोस्त की स्केल से नापें हाइट और एक बारी हाथ से नापें। अब देखो लास्ट में जब आप सब रिजल्ट्स पढ़ोगे तो क्या होगा। इस तरह से ये टेबल बनानी है। हर बच्चा, सपोज यहाँ पे रीटा, गीता, सीता, अनीता, ये सब हैं और सब ने हाथ से नाप के भी लिखा और हाइट भी लिखी, ठीक है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब क्या करो, अलग अलग स्टूडेंट्स द्वारा जो रिजल्ट्स आई हैं उन्हें स्टडी करो। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 may be different from each other as the length of hand span may be different for different students। अब यहाँ देखो सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे, हैंड स्पेन में सबके आंसर्स अलग आएंगे, जब स्केल वाला उसमें सबके आंसर्स सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि सबके हाथ अलग अलग हैं। जैसे मेरा हाथ इतना है, किसी का इतना होगा, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत मेरे से भी बड़ा। सबके हाथ होंगे अलग अलग, ठीक है। लुक एट द रिजल्ट्स इन कॉलम 3। where the measurements are done using a standard scale। measurement करी जाती है स्टैंडर्ड स्केल यूज करके। द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। जो रिजल्ट्स होंगी एकदम एक जैसी आएंगी पर इक्वल नहीं आएंगी। क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि सबके अलग अलग हाथ हैं। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है भले स्केल भी एक जैसी होती है तो भी लोगों के आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। वो बिल्कुल छोटे छोटे उनके मिस्टेक्स हो सकती है, उन्होंने थोड़ी स्केल ऊपर नीचे रख दी हो तभी वैसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे एरर्स कभी, मतलब जैसे स्केल जब हाथ से किया ना तो हाथ से तो बिल्कुल सबकी डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आई, पर स्केल से किया तो भी थोड़ा किसी का कुछ, किसी का भाई जैसे किसी ने हाइट कुछ मापी, किसी ने पॉइंट का डिफरेंस आया, ठीक है। ऐसे ये चांस रहता है। स्केल से भी कुछ लोगों की स्केल हिल जाती है, नीचे ऊपर हो जाती है, ये प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से आप किसी की भी हाइट नाप सकते हो स्केल से। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर 101 पे 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब सपोज कोई कर्व्ड लाइन है, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, उसको आपको मेजर करना है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कैसे मेजर करोगे? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली। आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो मीटर स्केल से। ऑब्वियसली कर्व्ड लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन। किसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन की आप ऑब्वियसली स्केल से कैसे करोगे? स्केल तो स्ट्रेट होती है ना, तो आपकी रिजल्ट जो है वो गलत आएगी। आप जब भी किसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेजर करना चाहते हो तो आपको थ्रेड यूज करनी पड़ेगी। थ्रेड यूज करो और आप कर्व्ड लाइन की लेंथ यूज करो, ठीक है। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। मीटर स्केल आप नहीं यूज कर सकते हो, आप थ्रेड यूज करोगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो है लेंथ कर्व्ड लाइन की डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो मीटर स्केल यूज करके। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक्टिविटी 4 में देखेंगे। देखो कर्व्ड लाइन तो आप थ्रेड से ही नाप सकते हो, स्केल से नापना बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा। इसी से ही रिलेटेड एक्टिविटी 4 करते हैं। कोई कर्व्ड लाइन हो तो आपको डोरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, स्केल नहीं चलेगी।
सो एक्टिविटी 4 पेज 101 पे ही, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन ए बी। सो यहाँ देखो एक कर्व्ड लाइन है, ये ए बी देखो कर्व्ड लाइन है, ये पूरी ब्लू कलर की है, ये कर्व्ड लाइन है। इसको आपको मेजर करना है, किसकी मदद से मेजर करोगे? थ्रेड की मदद से, डोरे की मदद से। सो यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी, पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स। अब क्या करोगे आप? एक गांठ मार दो, ठीक है, एक जगह पे गांठ मार दो, ये डोरी को एक जगह गांठ मार दो। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। अब और थ्रेड को लाइन से रखते जाओ ऐसे लगा के, कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, और इसको टाइट रखो, मतलब अपने फिंगर और थंब को इसको मिलाते चलो। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन एंड। सो उसको आप होल्ड करो, होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन एंड, एक हाथ से पकड़ो। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन। सो मतलब ऐसे उसको खींचते जाओ, खींचते जाओ, ठीक है। सो गो, सो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व्ड लाइन इज रीच। तो आप ऐसे करो कि वो एंड तक उसे पहुंचे। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस एट द एंड बी। सो आप क्या करोगे? जहां पे थ्रेड बी पे टच करे वहां आप मार्किंग कर दो। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। आपको क्या करना है? देखो फिर से समझो। थ्रेड उठाओ, जैसे मेरे को ये लाइन नापनी है, ठीक है, जैसे यहाँ उन्होंने दिखाया कि ये ब्लू वाली लाइन को आपको नापना है, ठीक है। तो नापने के लिए आप क्या करोगे? आपको थ्रेड यूज करनी है, ठीक है। यहाँ आप गांठ बांध दो, यहाँ पूरा इसको मिला लो मिला लो मिला लो, और यहाँ फिर ये जहां आके मिली यहाँ भी गांठ बांध दो। तो यहाँ क्या हो गया? मतलब यहाँ से ये थ्रेड आपके काम की। अब आप इतनी जो गांठ बंधी हुई है दोनों साइड से, आप कहाँ रखोगे? आप दोनों साइड गांठ बंधी हुई कहाँ रखोगे? आप रखोगे स्केल पे रखो, ठीक है। सो इसको आपको कहाँ रखना है? स्केल पे। सो measure the length between the knot in the beginning and final mark of the thread. This gives the length of the curved line AB. So इससे क्या मिलेगा? आपको curved line AB का length मिलेगा। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly. So हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। So ये सब नापने में आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप सब लेंथ सही कर रहे हो, मतलब गांठ ऊंची नीची तो नहीं बंध रही है, या जब आप उसको स्केल पे रख के नाप रहे हो वो सही नाप रहे हो, ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विद विच वी मेजर दिस डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे अवर रिजल्ट्स टू अदर्स। सो हमें बहुत सारी डिवाइसेस यूज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिससे आप पता कर सको कि ये हमने सही किया है कि नहीं, ठीक है। सो इस तरह से आपने देखो दो चीजें नापना सीखा। अगर कोई स्ट्रेट चीज हो तो उसको स्केल से नापने का, अगर कोई कर्व्ड लाइन हो सो उसे किससे नापने का? उसे थ्रेड से नापने का। स्ट्रेट लाइन हो तो स्केल से, कर्व्ड लाइन हो तो थ्रेड से, ठीक है। सो मूविंग थिंग्स अराउंड। सो मूविंग थिंग्स अराउंड अस क्या है? एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो जो आपने अभी अभी देखे हैं। लिस्ट देम इन टेबल 10.4। उन टेबल्स उनको यहाँ इस टेबल में लिखो, 10.4 टेबल में लिखो। So think some objects you have seen recently, list them in table 10.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs or people moving about. So इस टेबल में लिखोगे स्कूल बैग हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, टेबल हो सकती है, लोग चेयर्स पे बैठे हों या लोग घूम रहे हों। सो बटरफ्लाई हो सकता है, डॉग हो सकता है, काव, आपके हाथ, छोटा बेबी, फिश, हाउस, फैक्ट्री, स्टोन का पीस, हॉर्स हो सकता है, बॉल हो सकता है, बैट, मूविंग ट्रेन या स्विंग मशीन, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप कोई भी चीज ले लो, ठीक है। सो जितना हो सके, जितनी लिस्ट लंबी बना सकते हो बना दो। सो अब देखो कि इनमें से कौन सी चीज मूव करती है और कौन सी चीज रेस्ट पे है, ठीक है। आपने क्या करा? पहले लिस्ट बनाई, आपके आसपास जो भी सामान है उन सब सामानों की लिस्ट बनाई, ठीक है। कौन सी चीजें मूव करती हैं और कौन सी चीजें रेस्ट पे। रेस्ट मतलब ठहरी हुई। सो यहाँ देखो हाउस, टेबल, क्लॉक। तो अब सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फिर देखो रेस्ट मतलब रुकी हुई चीजें, मोशन मतलब जो मूव कर रही हैं,
सो रेस्ट पे कौन कौन सी चीजें, हाउस है, टेबल है, क्लॉक है। मोशन में कौन कौन सी चीजें हैं, बर्ड है और क्लॉक का सेकेंड हैंड है, ठीक है। सो ये रेस्ट वाली चीजें हैं, ये मोशन वाली चीजें हैं, ठीक है। सो इस तरह से लिस्ट बनाओ। सो हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो कैसे डिसाइड करोगे कि रेस्ट में है कि मोशन पे। यू माइट हैव नोटिस दैट अ बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम व्हाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस। तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो मूविंग चीजें होती हैं, जो मोशन में, अच्छा जो मूविंग चीजें होती हैं उसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है। जो फिरती हुई चीजें होती हैं उसे मोशन कहते हैं, और जो ठहरी हुई चीजें होती हैं उसे रेस्ट कहते हैं। रेस्ट, मोशन। रेस्ट मतलब ठहरी हुई चीजें, मोशन मतलब मूविंग चीजें, ठीक है। सो यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जो बर्ड है वो अपनी जगह पे है ही नहीं, वो मूव कर गई है। while the table is at the same place, जबकि टेबल उसी जगह पे है। On this basis you may have decided whether an object is at rest or in motion. So इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा कि मोशन पे। सो आप अभी एक्टिविटी देखोगे कि एंट का मोशन कैसे होता है। मोशन मतलब मूवमेंट, ठीक है। रेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ। जिसको नहीं पता है, रेस्ट वर्ड मतलब स्थिर, ठहरा हुआ। रेस्ट मतलब ठहरा हुआ, मोशन मतलब मूविंग, मूव करता हुआ। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं तो मैं एक ही जगह पे बैठी हुई हूं, सो आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट पे हूं। एंड जब आप खेल रहे हो तो आप लोग मोशन में होते हो, आप मूव कर रहे होते हो, ठीक है। सो जैसे मेरा हैंड जो है वो मोशन में है, मैं लिख रही हूँ, इधर कर रही हूँ, उधर कर रही हूँ पेंसिल, सो माई हैंड इज इन मोशन। अगर मैं ऐसे ही मेरा हाथ रख दूं, ठीक है, बहुत देर रख दूं, सो इसका मतलब मेरा हाथ है रेस्ट पे। सो इस तरह से तो यहाँ पे हम एक एंट का मोशन यहाँ देखेंगे, ये एंट है, इसका मोशन देखेंगे, ठीक है। सो एक्टिविटी 6, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। सो एंट्स वैसी जगह ढूंढो जिसपे एंट्स पाई जाती हैं, ठीक है। सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपको क्या करना है, आप एक वाइट कलर का पेपर, एक बड़ी शीट, वाइट कलर के पेपर की बड़ी शीट आपको ग्राउंड पे बिछा देनी है, और उस पे आपको क्या डालना है, थोड़ी थोड़ी शुगर डाल देनी है। सो एंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी एंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। सो क्यों आपने क्या किया, जमीन पे सफेद पेपर डाल दिया और उसके ऊपर शुगर डाल दी बहुत सारी। सो आप क्या देखोगे कि जो एंट्स हैं, जो चींटियां हैं, चींटियां अट्रैक्ट होंगी शुगर से, और बहुत सारी आप चींटियां देखोगे कि वो इस तरह से पेपर पे आ गई। फॉर एनी वन एंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। अब आप इन चींटियों में से एक चींटी पे फोकस करो, और इस चींटी, जो चींटी जहां खड़ी है वहां पे उसको राउंड मार दो या कोई मार्क कर दो, और फिर आप देखो, मतलब उसने क्रॉल करती हुई चलती चलती आई होगी। अब देखो वो कहाँ कहाँ जा रही है, खाली उसी चींटी पे फोकस करो, क्योंकि आप मूवमेंट पढ़ रहे हो, आप पढ़ना चाह रहे हो मोशन। सो कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which ant was moving। अब आप क्या करो, देखो आपने यहाँ शुगर फैला दी है ये पेज पे। सो यहाँ आप एक ही चींटी पे ध्यान दे रहे हो, सब पे नहीं दे रहे हो, आपको ये इसी पे ध्यान दे रहे हो, ये घूम रही, ये घूम रही। तो आपने यहाँ इसको गोला कर दिया, फिर यहाँ घूमी तो यहाँ गोला किया, यहाँ गोला, फिर आपने क्या किया, पूरा आपने छटक दिया, वो पेपर पूरा छटक दिया, उससे पूरी चीनी गिरा दी, पूरी चींटियाँ सब गिरा दी नीचे। अब आप पेंसिल उठाओ और पेंसिल से ऐसे इसको मार्क करो कि चींटी कहाँ से कहाँ। तो ये देखो आपने ये क्या बना दिया, आपने उसका पूरा पाथ ही बना दिया, मतलब रास्ता बता दिया कि कौन से रास्ते पे चली चींटी, ठीक है। सो पेज नंबर 103 पे, सो ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट्स मूव्ड टू। सो हर पॉइंट दिखाएगी कि एंट कहाँ मूव कर गई और कहाँ, मतलब कुछ ही सेकंड में एंट कैसे कैसे मूव करती है।
So motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? So ये motion क्या है? motion मतलब movement. motion word साइंटिफिक वर्ड है, साइंस का वर्ड है. motion का मतलब है movement, motion. So motion seems to be some kind of a change in position of an object. मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है. मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है टाइम के साथ, उसे कहते हैं मोशन. मतलब यहाँ पे चींटी ने क्या किया? मोशन किया. देखो लिखा हुआ है ना, मोशन ऑफ एन एंट. मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी पोजीशन बदलना टाइम के साथ. ठीक है. अब एक्टिविटी 5 में देखो, Where did you place objects like clock, swing machine, electric fan in your grouping of objects? अब यहाँ देखो, आपने जो ठहरी हुई चीजें हैं, क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, इनको कहाँ रखो? आर दिस ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो. देखो अब आप कहोगे कि क्लॉक तो घूमता है, उसकी सुइयां तो घूमती है. क्लॉक की पोजीशन तो वही है ना, भले सुई भले कितनी बारी भी घूमे, पर क्लॉक तो नहीं मूव हुआ, उसका मोशन हुआ. सो क्लॉक तो वहीं का वहीं है. स्विंग मशीन है, जो सिलाई मशीन है, वो भी भले आप यूज करते हो, तो चाहे आप हाथ वाली स्विंग मशीन हो, आपके घर पैर वाली स्विंग मशीन हो, सो भले आप हाथ से घुमाओ, पैर से घुमाओ, पर वो रहती तो एक ही जगह है ना, मूव थोड़ी नहीं होती है कि आप घुमाते हो दूसरी जगह चली जाए, ऐसे नहीं. इवन फैन है, फैन भी घूमता है, रोटेट करता है, एक ही जगह रोटेट करता है, ऐसे थोड़ी नहीं घूमते घूमते एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. सो ये मोशन नहीं है. अगर आप कहोगे क्लॉक मोशन कर रहा है, स्विंग मशीन कर रही है, इलेक्ट्रिक फैन, तो नो, दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नहीं कर रही हैं. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और हैंड्स ऑफ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? अब आप देखोगे उनके बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि क्लॉक का बॉडी पार्ट कैसे मूव कर रहा है, फिर फैन के ब्लेड्स, जो फैन के सारे ब्लेड्स होते हैं, वो कैसा मूव कर रहा है. सो आप उनका देखोगे, द ब्लेड्स ऑफ फैन एंड द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर मूविंग. ठीक है. सो वो मूव करते हैं. इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट और अ ट्रेन? सो क्या ये जो फैन का मूवमेंट है या क्लॉक का मूवमेंट है, क्या उनका मूवमेंट एंट उस चींटी से या उस ट्रेन जैसा है? नहीं, वैसा तो नहीं है, क्योंकि वो राउंड मूव कर रहे हैं दोनों. सो लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस. तो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के मोशंस. मोशंस मतलब देखो, ये चींटी का कौन सा मोशन हुआ? तो चींटी का देखो कर्व्ड मोशन हुआ, देखो घूम घूम के. क्लॉक का कोई अलग मोशन होगा, ट्रेन का अलग मोशन होता है. ट्रेन कैसे चलती है? सीधी सीधी चलती है. ठीक है. सो इस तरह से हर चीज का अलग अलग मोशन होगा. ठीक है. सो हम कल क्या करने वाले हैं, हम आज इसी पॉइंट पे एंड करते हैं कि कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. इस चैप्टर के अंदर हम कि मोशन के कितने टाइप्स हैं, कल हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. सो आज हमने क्या पढ़ा उसको हम क्विकली एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं फिर से. आज हमने चालू किया था पेज नंबर 99 से रीड करना. सो मैंने जो भी आपको टिक कराया है वो एक एक चीज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है अच्छे से. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, हमने देखा था कि जो पुराने जमाने का आदमी है उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ी. सो in ancient times, the length of a foot, width of a finger and distance of a step were commonly used as different unit of measurements. पिछले ज़माने में क्या था? पिछले ज़माने में पैर की लंबाई और उंगली की लंबाई, उंगली की विड्थ, उंगली की चौड़ाई, पैर की लंबाई और स्टेप मतलब कदम, इन सबको डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स माना जाता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी ऐसा ही करते थे और उनकी जब खुदाई हुई तो ऐसे ऐसे ज्योमेट्रिकल चीजें निकली. फिर क्यूबिट किसे कहा जाता है? क्यूबिट कहा जाता है एल्बो से फिंगर टिप तक मेजरमेंट होता है उसे क्यूबिट, वो इजिप्ट में यूज होता है. यार्ड क्या होता है? यार्ड डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ आउटस्ट्रेच आर्म के एंड से चिन तक का डिस्टेंस, उसे यार्ड कहते हैं. और रोमन्स कैसे मेजरमेंट करते थे? स्टेप्स से, कदमों से. फिर पिछले पुराने ज़माने में हमारे इंडिया में अगर छोटी छोटी चीज़ें मापनी हो तो अंगुल मतलब फिंगर, मुट्ठी मतलब फिस्ट यूज़ होता था. आज भी देखोगे फूल वाले यूज़ करते हैं हाथ का. फिर 1790 में फ्रेंच जो हैं उन्होंने नया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चालू किया जिसे हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं. सो यूनिफॉर्मिटी के लिए
साइंटिस्ट जो सारी दुनिया के हैं उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट एक्सेप्ट किए, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई कहते हैं। ठीक है, सो लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, उससे छोटी सेंटीमीटर, उससे छोटी मिलीमीटर, और सबसे बड़ी होती है किलोमीटर लेंथ की। ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे लेना है? सो स्केल की मदद से लेते हैं। ठीक है, टेलर यूज करता है टेप, और क्लॉथ मर्चेंट मीटर रॉड, और स्केल यूज की जाती है। ये 3 चीजें यूज होती हैं मापने के लिए लेंथ। ठीक है, फिर उसका पूरा हमने देखा कि किस तरह से करा जाएगा। फिर मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड लाइन थ्रेड से होगा, डोरी से होगा। ये रहा उसका फिगर। फिर हमने देखा कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें मूव करती हैं, तो हमने फिर उसको इस तरह से बॉक्स में डाला। रेस्ट वाली चीजें, मोशन वाली चीजें, मोशन मतलब घूमती वाली, रेस्ट मतलब एक ही जगह। ठीक है, सो हम अब कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन पे। सो दिस इज मी योर ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू to write each and every point very properly. Read the chapter up to page 103 and WhatsApp me the entire thing. Thank you.